Hey everyone, it's a warm welcome in the series of Knowledge Rook. Here we are going to discuss about मध्य प्रदेश जीके। मध्य प्रदेश जीके डिस्कस कर रहे हैं और फिलहाल हम मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत चट्टानों के क्रम के विषय में पढ़ रहे थे। तो फिलहाल जो चट्टानों के विषय में हम पढ़ चुके हैं वहाँ पे आर्कियन धारवाड़ और आर्कियन धारवाड़ जो कि आर्कियन क्रम की चट्टानें थीं। उसके बाद हमने पुराना क्रम की चट्टानों को समझना स्टार्ट किया था। कल हमने पुराना क्रम की चट्टानों का उद्भव कैसे हुआ इस विषय में चर्चा की। फिलहाल हम पुराना क्रम के दो प्रकार जो कि कडप्पा और विंध्यन होते हैं। तो पहले क्योंकि पुराना क्रम में कडप्पा चट्टानों का निर्माण हुआ तो हम कडप्पा चट्टानों के विषय में पढ़ेंगे। देखते हैं कि आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। उसके पहले एक बार आपको रिफ़्रेश कर दें कि हमारा जो मॉर्निंग वीडियो है वो मध्य प्रदेश जीके से संबंधित आएगा और प्रतिदिन जो इवनिंग वीडियो है अब हम वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षाओं से संबंधित एक कोर्स है। चलिए हम आज क्या क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम देखेंगे कि टाइमलाइन क्या है कडप्पा रॉक्स की। बिल्कुल ये गोंडवाना काल की ही बात है जब पुराना चट्टानें बनी, तो उसी के डिवीज़न है ये। उसके बाद प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे, किस प्रकार या क्या प्रोसेस है इनके बनने की। फिर नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। लोकेशन देखेंगे मध्य प्रदेश और भारत दोनों के परिप्रेक्ष्य में, और लास्ट में इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पर चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं कडप्पा रॉक्स के बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए। सबसे पहले देखें तो कडप्पा जो चट्टानें हैं ये मुख्य रूप से पुराना क्रम की चट्टानों से बिलोंग करती हैं। इनका संबंध पुराना क्रम की चट्टानों से है। इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ? फॉर्म्ड बाय ड्यूनेडेशन मतलब अनाच्छादन एंड सेडिमेंटेशन मतलब अवसादन। जो कि धारवाड़ चट्टानें थीं उनके अनाच्छादन और अवसादन के वजह से इन चट्टानों का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप बात करते हैं कि इनकी लोकेशन की, तो मुख्य रूप से ये आंध्र प्रदेश, जिसमें कडप्पा डिस्ट्रिक्ट जो मुख्य रूप से इसका केंद्र बिंदु है, क्योंकि सर्वप्रथम कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में ही, कडप्पा जिले में ही कडप्पा चट्टानें खोजी गई थीं। इनमें किसी भी प्रकार का फॉसिल नहीं पाया जाता, मतलब इनमें किसी भी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस काल तक जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, अन्यथा फॉसिल पाए जा सकते थे। दे आर हार्डर एंड सॉलिड रॉक्स, ये काफ़ी कठोर और सॉलिड और मजबूत रॉक्स होते हैं, कठोर। उसके बाद रिच इन क्वार्टजाइट एंड लाइमस्टोन, इनमें जो इनके मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनके लिए ये फेमस हैं, तो इनमें क्वार्टजाइट और लाइमस्टोन होते हैं। और आगे हम देखेंगे जब तक हम विंध्यन चट्टानों के क्रम में बढ़ते हैं तो वहाँ हमारे लिए जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जो बिल्डिंग बनाने का सामान है, वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसका कुछ अंश यहाँ भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब हम एक क्रम समझें कि आर्कियन धारवाड़ और धारवाड़ के बाद बनती हैं कडप्पा। तो जो प्रत्येक रॉक है वह ड्यूनेडेशन और सेडिमेंटेशन के परिणाम स्वरूप ही बनी है। और उसके मतलब जो पूर्ववत रॉक थी, जैसे आर्कियन के बाद बनी धारवाड़, तो आर्कियन के ही ड्यूनेडेशन और सेडिमेंटेशन से धारवाड़ का निर्माण होता है। इसी प्रकार कडप्पा धारवाड़ के सेडिमेंटेशन और ड्यूनेडेशन से बनेगी। अब एक महत्वपूर्ण बात आती है कि ड्यूनेडेशन मतलब अनाच्छादन क्या है। तो अनाच्छादन मुख्य रूप से दो प्रक्रियाओं को हम कहते हैं, मतलब पहला वेदरिंग मतलब अपक्षय और दूसरा एरोजन मतलब कटाव। वेदरिंग में ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एक्सपोज टू वेदर। हमने देखा होगा जो चीज़ें खुले आसमान में रखी रहती हैं उसके ऊपर पानी धूप इन सब का प्रभाव पड़ता रहता है और धीरे धीरे उनका जो अपक्षय है वो होने लगता है। उनकी जो पुरानी शकल थी, जो पुरानी सूरत थी, पुरानी मजबूती थी, वह धीरे धीरे जाने लगती है, उनकी चमक जाने लगती है। तो ये जो प्राकृतिक रूप से किसी भी चीज़ का टूट जाना और वेदर की वजह से, मौसम की वजह से उसके वास्तविक स्वरूप में परिवर्तन आना, यह मुख्य रूप से अपक्षय कहलाता है। अब ये दो प्रकार का हो सकता है, मैकेनिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। मतलब मैकेनिकल वेदरिंग किस प्रकार कि जैसे हमने देखा जो रेत का निर्माण है, तो हम देखते हैं कि समुद्र की या नदी की तलछटी में जो पत्थर घिसते रहते हैं उनसे उनके घिसते घिसते वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और अंततः रेत बन जाती है। तो ये हो जाएगी मैकेनिकल वेदरिंग। लेकिन है क्या, एक प्रकार का ये प्राकृतिक एग्जाम्पल ही है। चट्टानों का घिसाव या चट्टानों के घिसाव से जो बाद में धीरे धीरे हमें रेत का प्राप्त होना। उसके बाद हम बात करते हैं कि केमिकल वेदरिंग। तो रासायनिक टूट फूट का एक सीधा उदाहरण ये है कि जैसे हम ताजमहल का एग्जाम्पल ले लें, तो वहाँ एसिड रेन की वजह से जो उसका मार्बल डिके हो रहा है, तो हम उसको केमिकल वेदरिंग की परिणाम स्वरूप हम ये मान सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं जिनके ऊपर किसी न किसी लाइकेन या मतलब कवक या शैवाल की ग्रोथ की वजह से, उनके द्वारा सिक्रेट किए जाने वाले एसिड्स या केमिकल्स की वजह से उनका अपक्षय होता है, या फिर एसिड रेन जैसी घटनाएं भी अपक्षय का कारण बनती हैं। हम बात करें एरोजन की,
इसमें मुख्य रूप से ब्रेकिंग डाउन एंड रिमूवल ऑफ रॉक बाय मूविंग विंड्स, वेदर, वाटर एंड आइस। जब जहाँ हम हिली एरियाज़ की बात करें, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, तो वहाँ वाटर, आइस और आमतौर पर विंड तो मैदानों में ये बहुत बड़ा कारक है ही। तो एरोजन होता है कि जो ये हमने 3 घटक बताए, इनके माध्यम से जब कटाव होता है तो उसको एरोजन कहते हैं। जैसे रिवर, सी, आइस, तो इस प्रकार से ये इसके रिवर जिस रास्ते से गुजरती है तो वहाँ अपना रास्ता बनाते हुए आसपास का कटाव करते हुए आगे बढ़ती जाती है। इसी प्रकार जो समुद्र है वह किसी भी द्वीप के जो तट को उसका कटाव करता रहता है और अपने अलग अलग स्ट्रक्चर्स तट के नज़दीक बनाता रहता है। आइस इसी प्रकार जहाँ से गुजरती है तो वहाँ पर सर्क, क्रीक जैसे कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो स्वरूप हैं वो बनाती है। चलिए, तो जो कटप्पा रॉक्स हैं, यहाँ पे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक 2 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। ये हैं मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन मटेरियल में रिच ही होते हैं, इसके बाद विंध्यन और ज़्यादा रिच हो जाएंगे, जिसमें लाइमस्टोन, स्लेट, मार्बल इस प्रकार के नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए। वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो क्वार्ट्स, जो कि कलरफुल स्टोन होता है, और क्योंकि ये कलरफुल है तो इसका इकोनॉमिकली ये काफ़ी रिच होता है। फिर हम बात करें मेटेलिक मिनरल्स की, तो वहाँ हमें आयरन मतलब लोहा मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा, मैग्नीज मिल जाएगा। तो इस प्रकार धात्विक खनिज भी यहाँ ठीक ठाक मात्रा में मिल जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि धारवाड़ आर कंपैरेटिवली रिचर देन कटप्पा मिनरल्स। बिल्कुल, ये बात यहाँ ध्यान में रखनी है, जब भी हम कटप्पा को पढ़ेंगे तो धारवाड़ से कंपेयर करते हुए जब भी चलेंगे तो ये कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि हमें मुख्य रूप से मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, तो हम आमतौर पर इसका आंसर धारवाड़ की तरफ ही लगाएंगे, क्योंकि कटप्पा में धारवाड़ के कंपैरिजन में थोड़े से कम मिनरल्स मिलेंगे। हम बात करें कि कटप्पा रॉक्स इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो विस्तार से जानें कि यह जहाँ से शुरू हुआ तो इसका गढ़ था आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से इसकी कहानी शुरू हुई, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही यह पाई जाती है, क्योंकि सबसे पहले इस प्रकार की चट्टानें आंध्र प्रदेश में खोजी गईं, इसलिए वह तमाम चट्टानें जो इसके जैसी थीं उनको हम मान लेते हैं कि ये कटप्पा चट्टानें हैं। तो आंध्र प्रदेश में जो कटप्पा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये पापा घानी सीरीज़ पाई जाती है। उसके बाद हम चलते हैं राजस्थान, बिल्कुल ये ऊपर पाकिस्तान के पास। तो यहाँ से एक राजस्थान दिल्ली की तरफ जो सीरीज़ जाती है इसको हम कहते हैं दिल्ली सीरीज़। मध्य प्रदेश में भी विंध्य जो ये ईस्टर्न मध्य प्रदेश है इस क्षेत्र में कटप्पा चट्टानें पाई जाती हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इनका जो छोटा नागपुर प्लेटू वाला, छोटा नागपुर क्षेत्र वाला जो एरिया है यह लगभग हर चीज़ के लिए फेमस है और यहाँ काफ़ी रिच रीजन है मिनरल्स और धात्विक खनिजों के लिए। फिर हम बात करेंगे तेलंगाना में ये पाई जाती है, यहाँ आंध्र प्रदेश की तो हमने बता ही दिया। फिर हम चलेंगे केरला में ये पाई जाती है, तमिलनाडु में ये पाई जाती है। तो इस प्रकार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इन तमाम स्टेट्स में जो कटप्पा चट्टानें हैं पाई जाती हैं। अब हम कटप्पा रॉक्स को मध्य प्रदेश में देखें तो बिलोंग्स टू ओल्ड ईस्टर्न रॉक्स ऑफ मध्य प्रदेश, जो पूर्वी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, मुख्य रूप से इस क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। तो देखेंगे हम तो रीवा, पन्ना, प्लेटू के क्षेत्र में ये पाई जाएंगी, सोन वैली के क्षेत्र में, मतलब जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर सोन वैली के क्षेत्र में पाई जाएंगी और मुख्य रूप से ग्वालियर रीजन में पाई जाएंगी। तो बात करते हैं बिजावर सीरीज़, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पन्ना, सतना, रीवा, उसके बाद कटनी और जबलपुर, इस क्षेत्र में ये बिजावर सीरीज के विस्तार में मुख्य रूप से जो कटप्पा चट्टानें हैं ये मिलेंगी। और यहाँ पे हमें सैंडस्टोन मिलेगा, क्वार्टजाइट मिलेगा, लाइमस्टोन मिलेगा, डायमंड, यहाँ पे डायमंड पन्ना जो है इस क्षेत्र में डायमंड बिजावर सीरीज़ में मिलता ही है, और जो डायमंड है वो बेसाल्टिक रॉक्स में हमें यहाँ से प्राप्त होगा। तो ये तो हो गई बिजावर सीरीज़, आप मैप पे बिल्कुल बखूबी समझ सकते हैं। ये पन्ना, सतना, रीवा, कटनी और जबलपुर, और यही हमारा रीवा पन्ना वाला क्षेत्र भी हो जाता है। और इससे हम एक बार और रिवीजन हो गया, जो हम सीरीज़ पढ़ रहे थे कि जब हम माउंटेन्स पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के, तो हमने बिजावर सीरीज़ के बारे में भी चर्चा की थी, तो इस वजह से हम वापस एक बार बिजावर सीरीज़ को भी हमने रिवाइज कर लिया। फिर हम चलते हैं कि ग्वालियर सीरीज़, तो ग्वालियर के क्षेत्र में मुख्य रूप से ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट की ही बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्म कंपोजिशन ऑफ बिजावर सीरीज़, मतलब जो बिजावर सीरीज़ का कंपोजिशन है उसी का थोड़ा सा परिवर्तन, उसी का रूपांतरण ग्वालियर सीरीज़ में पाया जाता है। यह एक सब सीरीज़ है, इसकी 2, मतलब एक मोरार जो अपर रॉक्स की है और एक पार जो लोअर रॉक्स की है। तो जो ऊपर की तरफ वाली चट्टान हैं उनको मोरार कहा गया और जो लोअर रॉक्स हैं उनको पार कहा गया। तो ये 2 नाम हैं, तो कहीं कोई ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है कि मोरार और पार काहे संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं ग्वालियर सीरीज़ से। यहाँ के मिनरल्स की बात करें तो सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, लाइमस्टोन, बेसाल्ट, मैग्मा,
चाइना के लिए इस प्रकार से ये सभी बेसाल्टिक मैग्मा का यहाँ पर प्रभाव है, और ये सभी प्रकार की जो मिनरल्स हैं, क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, चाइना के लिए एक्सेट्रा, ये सब पाए जाते हैं। चाइना के लिए चीनी मिट्टी जिसके बर्तन वगैरह बनते हैं। चलिए, तो ये था कटप्पा रॉक्स का सफ़र, जो भारत और मध्य प्रदेश दोनों में ही इनकी अवस्थिति की ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, और इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व हमने समझा। अब हम इसके आगे विंध्य क्रम की चट्टानों के विषय में पढ़ेंगे, और तब तक बने रहिए हमारे साथ और अपने सुझाव देते रहिए। धन्यवाद।